Good morning, all of viewers. I am इस HRD इंटरनेशनल स्कूल यूट्यूब चैनल के ऊपर संस्कृत का एक टॉपिक लेकर के आए हैं और ये जो अपन बिंदु का अध्ययन करेंगे ये 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक संस्कृत की जो भाषा या व्याकरण संबंधित जो टॉपिक है उनमें से एक महत्वपूर्ण बिंदु है। 10वीं क्लास में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं अवयव का। 8वीं क्लास के बोर्ड में भी अवयव का 1 नंबर का सवाल आता है और 9th क्लास में भी अवयव संबंधित प्रश्न है। अवयवों का प्रयोग हम किताब पढ़ेंगे, किताब के जो चैप्टर पढ़ेंगे, पाठ अध्याय पढ़ेंगे, उसमें भी अवयवों का प्रयोग आएगा। तो उनका संक्षिप्त अध्ययन हम यहाँ करेंगे कि अवयव क्या होते हैं। तो चले सबसे पहले अपन लिखते हैं आज का जो अपना बिंदु है वो है अव्यय प्रकरणम। अव्यय प्रकरणम का मतलब अव्यय का अध्ययन है, अव्यय का अध्ययन करेंगे। अगर अपन इस अव्यय शब्द की बात करें तो इस शब्द से ही इसकी परिभाषा का पता चलता है। इसमें 2 चीजें हैं, एक है अ और अ का मतलब होता है अभाव या अपन कह सकते हैं नहीं। अब क्या नहीं, इसके साथ में जुड़ा हुआ है आपके व्यय और व्यय से तात्पर्य होता है खर्च। ठीक है, खर्च का मतलब है, इसका मतलब अपन हिंदी में इसमें लेंगे अगर संस्कृत में तो प्रभाव, यानी कि नहीं प्रभाव या खर्च का अभाव या खर्च नहीं होना। इन दोनों को अगर अपन मिला करके अर्थ प्रयोग करें तो शाब्दिक अर्थ, इस शब्द का जो अर्थ निकलता है वो ये होता है कि प्रभावहीन या रहित शब्द, यानी ऐसे शब्द जिस पर किसी भी व्याकरण के अवयव, किसी चीज का प्रभाव नहीं होता हो या वो उस प्रभाव से रहित हो। अब किससे रहित और किससे प्रभाव रहित वो आपके आएगा परिभाषा में। यानी अपन इसका एक शब्द में अगर अर्थ निकालें तो ये भी कह सकते हैं अपन कि जो शब्द व्यय, व्यय का मतलब खर्च नहीं होते हो, यानी ऐसे कुछ संस्कृत में शब्द होते हैं जो खर्च नहीं होते हैं। खर्च नहीं होने से तात्पर्य यहां पर है आपका कि उन पर प्रभाव नहीं होता है। अब किसका प्रभाव नहीं होता है तो वो आपके संस्कृत में अपन या हिंदी में भी लेते हैं लिंग, वचन, काल। इन तीनों का कोई भी प्रभाव नहीं होना, यानी जिस शब्द के ऊपर लिंग, वचन और काल का कोई प्रभाव नहीं होता है, अर्थात इनके कारण, लिंग, वचन और काल के कारण जिस शब्द पर कोई परिवर्तन ना हो, जिस शब्द में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो, तो वो शब्द जो है वो आपका अव्यय कहलाएगा। तो अपन इस चीज से अपन परिभाषा निकाल सकते हैं कि अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय का मतलब ऐसा शब्द जिस पर लिंग, वचन और काल का कोई प्रभाव ना हो उसे अव्यय कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि जिस शब्द के ऊपर लिंग, वचन, काल से किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न न हो, जिस शब्द में
लिंग वचन और काल के कारण किसी प्रकार का जो है विकार उत्पन्न न हो तो उस शब्द को हम अव्यय कहते हैं। ऐसे कई शब्द होते हैं जिनको आप स्त्रीलिंग में प्रयोग करो, पुल्लिंग में प्रयोग करो, नपुंसकलिंग में प्रयोग करो, किसी भी लिंग में प्रयोग करो, वो शब्द वैसा का वैसा रहता है। जैसे अपन बात करते हैं अगर अव्यय की, तो एक बात लेते हैं अपन अव्यय के अंदर अत्र। संस्कृत में एक शब्द होता है अव्यय, होता है अत्र। अब ये जो अत्र शब्द है इसको चाहे आप स्त्रीलिंग में प्रयोग करो, चाहे आप पुल्लिंग में प्रयोग करो और चाहे नपुंसकलिंग में प्रयोग करो, अत्र शब्द अत्र ही रहेगा। जैसे आप कई शब्द ऐसे होते हैं कि जैसे शब्द लिया आपने एक, तो इसका आप अगर दूसरा शब्द द्विवचन बनाएंगे तो इसका हो जाएगा एका, फिर एकम। ऐसे इसके रूप बदल रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। इसका मतलब कि ये अव्यय नहीं है, ये शब्द खर्च हो रहा है, इस पर विकार आ रहा है, इस पर वचन का प्रभाव हो रहा है, लिंग वचनों का प्रभाव हो रहा है, इसलिए ये शब्द अपन ये नहीं कह सकते कि ये अव्यय है, ये अव्यय नहीं हो सकता। अब अगर अत्र को आप प्रयोग करेंगे तो कहीं पर भी अत्र को प्रयोग करिए आप, अत्र शब्द जो है वो अत्र ही रहेगा, यानी इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अत्रम, अत्रो, अत्रा, ऐसे कुछ भी प्रयोग नहीं होगा, ये शब्द ऐसे ही रहता है। इसका मतलब कि इस पर जो है वो लिंग वचन काल का कोई प्रभाव नहीं होता है, इसलिए ये क्या कहलाएगा कि ये शब्द कहलाएगा अव्यय। अब हमारे सवाल कैसे आते हैं? जो 8वीं क्लास है उसमें बोर्ड क्लास के अंदर 1 नंबर का सवाल आता है अव्यय का, और वो सवाल कैसे आता है कि एक सेंटेंस लिखा हुआ आएगा, सेंटेंस लिखा हुआ आता है और उस सेंटेंस के अंदर आपको अव्यय का प्रयोग करना होता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पर कि त्वम, उसके बाद में खाली जगह छोड़ दूंगा, त्वम, और आगे लिख दिया आपने गच्छ। अब आपने ये सेंटेंस तो लिख दिया है। अब ये सेंटेंस लिखने के बाद लिख दिया, आगे लिख दिया उचित अवयव प्रयोग। अब इसमें आपको उचित अवयव प्रयोग करना है। अब नीचे 4 अवसर का ऑप्शन देंगे आपको। बोर्ड क्लास 8वीं क्लास में जो पहले के जो 8 सवाल आते हैं वो आपके 1-1 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं। 8वीं क्लास में संस्कृत में 1 से लेकर के 8 प्रश्न संख्या जो होती है वो आपके आती है, जिसको कहते हैं वैकल्पिक प्रश्न। नीचे विकल्प दिए हुए होते हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं और फिर सारणी बना के उसके आपको उत्तर देने होते हैं। तो उसमें से मान लो पहला सवाल ये आ गया कि आपके अवयव से संबंधित कि त्वम, फिर आपको खाली जगह छोड़ दी और गच्छ। नीचे आपको ऑप्शन दे दिया गया, मान लो दे दिया अत्र, ठीक है, और कुत्रापि, ठीक है, या आपको दे दिया इतस्ततः, ठीक है, ऐसे कहीं भी दो। तो आपको उसमें उचित, मान लो आपने भर दिया ये ऑप्शन दे दिया कुत्रापि, तो ये उचित ऑप्शन आपका ये आएगा, तो ये आपको चुनना होता है। ऐसे ही 10th क्लास के अंदर प्रश्न आता है, सेंटेंस बना हुआ आता है। 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता नहीं है, इसलिए सेंटेंस बना हुआ आता है। आपको उसमें से अवयव पहचानना होता है, उसमें से अवयव निकालना होता है, या फिर अवयव से सेंटेंस बनाना होता है। तो इस तरह से आप परीक्षाओं के अंदर 9th 10th के अंदर भी आता है। 9th के अंदर 2 नंबर का सवाल आते हैं, 2 वर्ड आते हैं, 2 अवयव आते हैं और उन अवयवों से 2 सेंटेंस बनाने होते हैं, वाक्य बनाने होते हैं। तो इस तरह से आप इनका प्रयोग आता है। 6ठी से लेकर के 10वीं तक विभिन्न तरीकों से इनके प्रश्न पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं और परीक्षाओं में सवाल आते हैं। तो बात करते हैं अपन कि अवयव कहते किसको है। तो इसकी शाब्दिक जो इसका अर्थ है वो मैंने आपको बताया कि अवयव का मतलब है जो शब्द खर्च नहीं होते हैं, अर्थात जिन शब्दों पर लिंग वचन काल का प्रभाव नहीं होता है। लिंग वचन काल के कारण जिन शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं होता हो उसको अव्यय शब्द कहा जाता है।
ये तो बात हुई आपके इसके शाब्दिक अर्थ की। अब अगर इसकी अपन परिभाषा लिखने के लिए कहें कि अव्यय किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा मैंने आपको इस पूरे अब तक वीडियो में मैंने आपको बताई है। आपको खुद को होमवर्क के रूप में इस अव्यय की परिभाषा लिखनी है। जहां जितना आपने सुनकर के आपको परिभाषा बनानी है। परिभाषा मैंने आपको इसकी बता दी है कि अव्यय का मतलब है जिन शब्दों के ऊपर लिंग वचन काल का कोई प्रभाव नहीं होता है, अर्थात लिंग वचन काल के कारण जिन शब्दों में कोई विकार उत्पन्न ना हो उन्हें अव्यय कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि जो शब्द तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और पांचों काल के अंदर समान रूप से प्रयोग किए जाते हो उन शब्दों को अव्यय कहा जाता है। अर्थात एक ही रूप में जिनका प्रयोग किया जाता हो उनको अव्यय कहा जाता है। आप जैसे भी जिस तरीके से परिभाषा देख सकते हैं। अब समझने की यही बात है कि इनके ऊपर लिंग वचन काल का कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए इनको अव्यय कहा जाता है। अब अगर बात करें अपन प्रमुख अव्यय कौन कौन से हैं, प्रमुख अव्यय कौन कौन से हैं, तो उनकी बात करते हैं। एक तरफ तो मैं लिख रहा हूं, यहां पर सारणी बना रहा हूं अव्यय। प्रमुख अव्यय के अंदर एक तरफ अव्यय है, दूसरी तरफ आता है आपका अर्थ। ठीक है, अव्यय और अर्थ है। अब पहला अव्यय जो आता है वो है अत्र। अत्र का मतलब है यहां। पहला अव्यय है अत्र। दूसरा अव्यय अगर अपन लें तो मिलता जुलता है कुत्र। कुत्र का मतलब कहां। तीसरा जो आपका प्रकार का अव्यय आता है वो आता है यत्र। वो आता है यत्र। यत्र का मतलब जहां। यत्र यानी जहां, अत्र यानी यहां, और यत्र यानी जहां, और चौथा आता है आपके तत्र। तत्र यानी वहां। तत्र यानी वहां आ जाता है। उसके बाद अगला जो आता है आपके यदा। पांचवा है यदा। यदा का मतलब है जब। छठा आता है आपके कदा, कब। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके 8वीं में और 10वीं में पूछे जाते हैं, जो ये दूसरा 7वें प्रकार का है, उसको कहते हैं है। अब एक इसके विपरीत शब्द आता है स्व। ये दो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके हैं 10th और 8th के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है दोनों ही। इसको पढ़ना है, याद रखना है का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है आपके कल। स्व का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी है कल, लेकिन दोनों में अंतर है। ये तो कल है बीता हुआ, और ये जो कल है वो है आने वाला। दो प्रकार का कल होता है कि किसी कहता है कि कोई काम कल करूंगा, यानी मैं आने वाले कल में करूंगा, और कोई कह रहा है कल कर चुका हूं, यानी कि बीता हुआ कल है। तो हर शब्द जो प्रयोग जहां प्रयोग होता है वो बीता हुआ कल है, और स्व के लिए आने वाला कल है। उसके बाद में इसको भी स्व पढ़ते हैं, और 9th पे एक आता है स्व। ये भी, इस स्व का मतलब है अपना। ये बोलने में दोनों एक जैसे हैं, इसको भी स्वाहा बोलते हैं, इसको स्व बोलते हैं। स्वाहा का मतलब है बीता आने वाला कल, जबकि स्व का मतलब है अपना। है का मतलब है कल जो बीत चुका है। ये आपके इस प्रकार से फिर है 10 नंबर पे जो आपका है वो आता है अधुना।
अधुना का मतलब है आज, अधुना यानी आज, या आप इसको भी आज भी कह सकते हैं और अब भी कह सकते हैं। इस प्रकार से ये 10 जो है आपके अव्यय है, इनको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, याद करना है। इनका प्रयोग ही छठी से लेकर के 10वीं तक ऐसे अवयवों का प्रयोग आएगा, तो इनको आपको आराम से याद कर लेना है। 10 के बाद में अगर अपन बात करें तो 11वें नंबर पे आता है आपके इदा शब्द आता है इदानीम, और इदानीम का मतलब इस समय होता है, इस समय, इस समय के लिए जो अवयव प्रयोग किया जाता है वो है इदानीम। उसके बाद में आता है अत्रैव, 12वें नंबर पे आता है आपके अत्रैव। अत्रैव का मतलब भी है यहां से, अत्र का मतलब तो यह यहां, अत्रैव का मतलब है यहां से। उसके बाद में आता है जो अगला अवयव आता है आपके इत, इत का मतलब भी 13वें नंबर पर इत, इत का मतलब भी होता है यहां, इत यानी यहां। और 14वें नंबर पे आता है आपके इतस्ततः, इतस्ततः का मतलब होता है इधर उधर। 15वां नंबर पे जो इतस्ततः के बाद में आता है वो आता है आपके तदा, तदा का मतलब है कब, तदा, तदा यानी जब, तदा यानी जब। यदा, यदा का मतलब भी जब है, दो शब्द आते हैं यहाँ पर, यदा शब्द आया हुआ, इसका मतलब भी अर्थ है जब, और यहाँ तदा शब्द आया, तदा का मतलब भी है जब। उसके बाद में तदा का मतलब है तब, यदा और तदा में तब। उसके बाद में अगला जो आपका है वो आता है अतिव, अतिव का मतलब अतिव यानी अत्यंत, अतिव का मतलब होता है अत्यंत। और अत्यंत के साथ इसका एक और अर्थ और भी होता है बहुत, बहुत भी होता है, अत्यंत भी होता है। 17 नंबर पे अगर बात करें अपन तो च, च का मतलब और, च यानी और 18 नंबर पे बात करें तो आता है आपके श, श का मतलब होता है आपके सात, श यानी सात। उसके बाद में अगर बात करें अपन यावत, यावत का मतलब जब तक, यावत यानी जब तक। उसके बाद में अगर इसका अपोजिट ले अपन तो आता है तावत, तावत होता है तब तक, यावत यानी जब तक, तावत यानी तब तक। उसके बाद में अगर बात करें अगला आता है एव, एव का मतलब है ही। इस प्रकार से 21 जो अव्यय है वो आज आपको पढ़ना है, इनके अर्थ समझने हैं। इन्हीं 21 ऐसे ही कई अवयव है, इन अवयवों का आपको अध्ययन करना है, और यही अवयव जो है आपके वो सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। और भी कुछ महत्वपूर्ण है जिन अवयवों का अध्ययन हम क्लास के अंदर क्लास वाइज करेंगे, और उसके बाद में इनका प्रयोग जो है वाक्य के अंदर करेंगे। जो पहले वाक्य शुरुआत में मैंने आपको बताया था, इसके कई वाक्य बनाएंगे, वाक्य बना करके उनमें से अवयव को पहचानना,
अंडरलाइन करना, खाली जगह छोड़ी हुई आएगी वाक्य के अंदर और वहां पर उचित अवयव का प्रयोग करना। इस तरह के सवाल दो प्रकार से पूछे जाते हैं, एक तो अवयव निकालना, अवयव की पहचान करना, और दूसरा अवयव को वाक्य में प्रयोग करना। यानी वाक्य आधा बना हुआ, खाली जगह आएगी रिक्त स्थान, उस जगह एक उचित अवयव का प्रयोग करना। इस प्रकार के प्रश्न 6वीं से लेकर के 10वीं तक पूछे जाते हैं। तो उससे पहले हमें अवयव क्या होता है और उनके प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं उनको याद करना, पढ़ना जरूरी है। इस वीडियो में जितने अवयव बताए गए हैं उनको आपको पढ़ना है, याद करना है। ये याद करने के बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर और आपको कुछ अवयव बताए जाएंगे, उन अवयवों का अध्ययन करना है। उसके बाद मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी बच्चों को कहना चाहूंगा कि जो महामारी का दौर है, इस महामारी के दौर में हम हमारे लक्ष्य से, उद्देश्य से भटक न जाएं। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है। वातावरण कैसा भी हो, प्रकृति के अंदर या समाज के अंदर, देश में किस प्रकार का माहौल चल रहा है, उस पर विशेष करके बच्चों को ज्यादा मंथन करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें हमारे उस लक्ष्य पर निरंतर चलते रहना है। हमें सिर्फ एक ही याद रखना है कि जो हमारी गुड हैबिट्स है, जो स्कूल के टाइम में हमें पढ़ने की जो हमारी बनी हुई थी कि रूटीन जो बना हुआ था हमारा, उस रूटीन को ब्रेक नहीं करना है, उसको तोड़ना नहीं है। बहुत से विद्यार्थियों के दिमाग में ये आ रखा है कि स्कूल की छुट्टियां चल रही है, स्कूल खत्म हो चुका है, अब कब खुलेगा, जब खुलेगा तब स्कूल जाएंगे, पढ़ाई शुरू करेंगे। देखिए, एक सच्चा विद्यार्थी और एक अच्छा विद्यार्थी वही होता है जिसकी कभी भी शिक्षा खत्म नहीं होती है। विद्यार्थी के लिए कभी शिक्षा खत्म नहीं होती है, उसके लिए कभी भी किसी स्कूल के विशेष नियमों की आवश्यकता नहीं होती है। वो निरंतर अपना अध्ययन जारी रखता है। तो इस स्थिति में कि जब आप एक विद्यालय में नहीं आ रहे हैं तो आपका जो टाइम है, जैसे आप हमेशा पहले 5 बजे 6 बजे उठते थे और 7 बजे तक आप बस में रवाना होके स्कूल तक पहुंचते थे, तो 7 बजे से लेकर के जो आपकी 3 बजे तक का, 2 बजे तक का जो रूटीन था, स्कूल जब आपकी रूटीन में चल रही थी, उस रूटीन को बनाए हुए रखना है। आप उसकी जगह कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे आप पहले 5 बजे उठते थे और नहा धो करके तैयार होकर के आप 7 बजे तक अपनी बस की गाड़ी में, जो बस में चढ़ जाते थे, तो उसकी जगह अब हमें चढ़ना कहीं नहीं है। बस अब हमें अपने घर के अंदर एक स्टडी प्लेस बनाना है जहां पर आप पढ़ते हैं, विशेष जगह बनानी है। अब उस जगह के लिए जो तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है कि टेबल हो, कुर्सी हो, इस तरह की आवश्यकता भी नहीं है। जहां पर भी जैसी भी आपके घर में फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसा आपका घर है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक जगह बना लीजिए जहां आप बैठ करके पढ़ाई करेंगे। तो जिस समय आप सुबह उठ करके नहा धो करके तैयार होकर के बस में चढ़ते थे, उस एग्जैक्ट टाइम पर आप अपने पढ़ाई पर बैठ जाइए और हर सब्जेक्ट को आपको वापस उसको रिवीजन करना है, पढ़ना है। और उसको पढ़ते हुए जो बीच बीच में आपके स्कूल की तरफ से वीडियो आ रहे हैं या जो स्टडी मटेरियल आ रहा है, उसको भी आपको पढ़ना है, उसको भी तैयार करना है। और जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको भी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से करके तैयार करना है। यानी कि आपको जो अपना एक स्टडी टाइम है उसको बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है, उसको बिल्कुल भी अव्यवस्थित नहीं करना है। जैसे पहले चल रहे थे उसी प्रकार से, भले ही हम विद्यालय नहीं आ रहे हैं, अपने घर में ही अपना एक विद्यालय बना करके हमें डेली, रोजाना उसी तरीके से पढ़ाई करनी है जिस तरीके से हम पहले करते थे। और इनके माध्यम से भी जो सवाल आ रहा है, जो आपके प्रश्न है या आप किताब पढ़ते हैं, जो आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप बिल्कुल इस विद्यालय से जुड़े हुए हैं, किसी भी माध्यम से अपने शंका भेजिए, प्रश्न भेजिए। आपके जो भी आपकी शंका है उसका समाधान तत्काल आपको हाथों हाथ कर दिया जाएगा। चाहे आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, चाहे आप कमेंट के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, जो ऐप बना हुआ है एंड्रॉयड ऐप, उसके माध्यम से,
किसी भी माध्यम से आप कॉल करके भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई शंका है वो भेजिए, हम उसका समाधान करेंगे। सभी अध्यापक आपकी पढ़ाई के लिए आज की तारीख में अवेलेबल है। और विद्यालय में तो केवल 5-6 घंटे होता था, आज के युग में जो 24 घंटे सभी अध्यापक जो है वो आपके लिए हाजिर है। कभी भी आप अपनी शंका भेजेंगे उसका समाधान होगा। तो सब एक बार फिर मैं आपको अंत में यही कहूँगा, अपने घर में जो पढ़ाई का जो 7 से लेकर के आपका 2 बजे तक का रूटीन जो टाइम था उसको आप बनाए हुए रखिए और घर पे अच्छी तरह से पढ़ाई करिए।